Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you're coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really great. आज की इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू कि केस स्टडीज एंड एमसीक्यूज को सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है। मैंने बहुत सारी केस स्टडीज एमसीक्यूज सोल्व करे हैं, वीडियोस बनाई है। मैं सेफली कह सकती हूँ कि इंस्टीट्यूट ने अभी तक जितनी भी केस सिनेरियोज रिलीज करे, चाहे वो ओल्ड सिलेबस में हो चाहे वो न्यू सिलेबस में हो, ऑलमोस्ट मैंने सारे केस स्टडीज केस सिनेरियो एक ना एक बार डेफिनेटली पढ़े हैं एंड मोस्ट ऑफ देम वो वीडियो की फॉर्म में मैंने प्रोवाइड भी कराए हैं। सो आई थिंक मैं बहुत बेस्ट पोजीशन में हूँ ये बताने के लिए कि आपको कैसे एग्जाम्स के अंदर केस स्टडी को पढ़ना चाहिए, कैसे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग में करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको केस स्टडी अटेम्प्ट करते वक्त करनी ही नहीं चाहिए। मैंने बार बार एक चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि ये 30 मार्क्स अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट आते हैं और आप सही से केस स्टडी को समझते हो, आपके फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, so without wasting any time, let's start with today's video. And also I would like to say that please subscribe to this channel क्योंकि 60% of students जो आज भी इस चैनल को देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इट मोटिवेट्स मी। सो नाउ स्टार्ट विद द डिस्कशन। मैंने सारे डिस्कशन को कुछ स्टेप्स के अंदर समराइज कर दिया है और ये स्टेप्स क्या है बेटा। सबसे पहला स्टेप है प्रोवाइडिंग डेडिकेटेड टाइम फॉर द केस स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही टाइम प्रोवाइड करो केस स्टडी को। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब लास्ट के 40 मिनट 30 मिनट रह जाते हैं, 15 मिनट रह जाते हैं, बहुत सारे बच्चे तो लास्ट के 10 मिनट के अंदर ही केस स्टडी के आंसर लिखना शुरू करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग अप्रोच। 100 नंबर का पेपर आपको लिखना है, 3 घंटे आपको दिए जा रहे हैं। इसका मतलब अगर आप प्रोपोर्शनेट टाइम निकालते हो ना, 56 मिनट के आसपास टाइम आता है आपको जो देना चाहिए केस स्टडी को। तो 2 घंटे आप आज से ही अपने दिमाग में बिठा लो कि 2 घंटे आप दोगे 70 मार्क्स का पेपर लिखने के लिए और 1 घंटा डेडिकेटली आपको प्रोवाइड करना है फॉर द केस स्टडी। हाँ, कई बार ऐसा होगा कि आपको केस स्टडी बहुत अच्छे से आती है और आपको वहां पे टाइम मिल जाएगा तो उसको आप यूज कर सकते हो, वो एक्स्ट्रा टाइम है। लेकिन उस सिचुएशन का क्या जहां पे आपके सामने ऐसा कोई केस स्टडी आ जाता है, ऐसा कोई केस सिनेरियो आ जाता है जो आपने आज तक देखा ही नहीं है, फिर वहां पे आपको ये टाइम लगेगा ही लगेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है क्या कि सबसे पहले क्या मैं डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का क्वेश्चन पेपर सोल्व करना शुरू करूं या केस स्टडी में पहले करना शुरू करूं। तो बेटा आई वुड से आपको जो 15 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, उस टाइम तक आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर नहीं मिला होता है। तो 15 मिनट में आप अपना दिमाग बनाओ कि 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन आपको लिखने हैं, और जैसे ही आपका टाइम शुरू हो आप केस स्टडी का पेपर खोल के भी मत देखो और आप अपना 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर लिखना शुरू कर दो। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बहुत अच्छे टाइम की यूटिलाइजेशन के साथ मुझे 70 मार्क्स का पेपर खत्म करना है। अगर इसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है तो आप उसको सोचने के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको दिमाग में रखना है कि आपके पास एमसीक्यूज भी है जो अटेम्प्ट करने हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जैसे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर का, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का पेपर खत्म होगा, इसके बाद इमीडिएटली बाद आप एमसीक्यू खोल लो। मतलब उससे पहले आपको पढ़ने भी नहीं है एमसीक्यू। आपने जो 1 घंटा प्रोवाइड किया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप 1 घंटे में एमसीक्यूज खोल लो, ठीक है, और आप अपनी केस स्टडी को पढ़ना शुरू करो। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा, मैम थोड़ी सी टिप्स ये भी बता दो कि केस स्टडी पढ़नी क्या है, कैसे केस स्टडी में पढ़नी चाहिए। ये जो भी टिप्स यहाँ पे लिखी हुई है, ये टिप्स बेटा मैं भी खुद इनको फॉलो करती हूँ जब मैं केस स्टडी अटेम्प्ट कर रही होती हूँ। जैसे कि जब भी आप केस स्टडी को पढ़ोगे ना, सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है टू हाईलाइट और टू अंडरलाइन नंबर्स इन द केस स्टडी। अमाउंट कहीं पे लिखा हुआ है, कोई भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है, पेन पेंसिल जो भी आप यूज कर सकते हो उसको यूज करो और उसको हाईलाइट करते रहो। ठीक है। दूसरी चीज जो आपको इंश्योर करनी है, किस फाइनेंशियल ईयर की आप ऑडिट कर रहे हो, उस फाइनेंशियल ईयर, या आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, उस फाइनेंशियल ईयर के ऊपर आप लिखोगे करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर की डिस्कशन हो रही है और वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, उनके ऊपर आप लिख लो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है या इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर एक से ज्यादा ईयर्स के आगे कुछ डिस्कशन हो रही है, तो वहां पे आप अलग से उनको हाईलाइट कर सकते हो। इसका रीजन क्या है, जब आप नीचे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए जाओगे तो वहां पे आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा ये समझने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर ये रेलिवेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए, कि आप किस फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? आपको 1 सेकंड लगती है सारी चीजें करने में जब आप केस स्टडी पढ़ रहे होते हो। तीसरी टिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली अब नए सिलेबस के अंदर आप क्लियरली देखते हुए चलो कि किस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करके मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, क्योंकि अब आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है,
स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ चुकी है। और हमने एक क्वेश्चन देखा भी था जिस केस स्टडी के अंदर इंस्टीट्यूट दोनों फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, जनरल पर्पस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एज वेल एज स्पेशल पर्पस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो आप क्राइटेरिया अंडरलाइन कर लो जहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही है, और आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। टिप नंबर 4 क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बच्चे गलतियां करते होंगे इसके ऊपर। क्लियरली डिफरेंशिएट करो मैनेजमेंट कौन है और ऑडिटर कौन है। मतलब अरे बहुत सारे केस स्टडीज ऐसी होती है जहाँ पे नाम यूज किए गए होते हैं, जैसे मिस्टर आकाश हु इज एन एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ दिस एंड दैट फर्म, फिर उसकी एंगेजमेंट टीम के 4 और लोग हैं जिसके और नाम दे दिए गए होंगे, साथ में वो सीएफओ भी बता रहा है कंपनी का कौन है, उसका भी नाम बता रहा है। तो मतलब काफी सारे नाम लिखे हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, मतलब केस स्टडी के अंदर। आप ना उनके ऊपर लिख लो कि इसमें से ऑडिटर कौन है और मैनेजमेंट के लोग कौन है, क्योंकि जब आप नीचे क्वेश्चन देखने के लिए जाते हो ना, वहां पे भी नाम से ही क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि मिस्टर आकाश ने मिस्टर राहुल को ये बोला, तो आपको क्या लगता है मिस्टर राहुल ठीक कह रहे हैं। जब तक आप ऊपर क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हो, आप नीचे आते हो ना क्वेश्चन पढ़ के, तब तक आप भूल चुके होते हो मिस्टर आकाश कौन है और मिस्टर राहुल कौन है। फिर आप वापिस जाते हो, फिर दोबारा से उसी लाइन को पढ़ते हो कि मिस्टर आकाश कौन था। आर यू गेटिंग मी? तो आपका डबल टाइम वेस्ट होता है वहां पे, और कई बार आप गलत आंसर लिख कर आते हो क्योंकि वहां पे इतना प्रेशर होता है ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन है मिस्टर राम, कौन है मिस्टर आकाश। तो आप क्या करो, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो उस टाइम पे आप फ्लो में होते हो, तो आप डिफाइन कर लो कि कौन है मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर एम लिख लो, जो ऑडिटर है या एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स है उसके ऊपर ए लिख लो। कोई और पर्सन की डिस्कशन हो रही जैसे कि इंटरनल ऑडिटर है, उसके ऊपर आई ए लिख लो। कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, एम ई लिख लो। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर टाइम बचाना है और गलतियां अवॉइड करनी है तो। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो बेटा, आप ना क्लियरली डिफाइन करो कि किस एसे और किस कंसेप्ट के ऊपर वो केस स्टडी है। जब आप केस स्टडी पढ़ते हो ना, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कंप्लीटली यूजलेस है, बैकग्राउंड, ये सारी चीजें ये आपको पढ़नी तो पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप उनको छोड़ के आ गए और बाद में जाके कहीं पे उनका यूज आ रहा है, फिर आप वापस जाके पढ़ोगे, फिर से टाइम की वेस्टेज। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, बट जहां पे भी कंसेप्ट आपको दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि आपकी कंपनी को नोटिस आ रहे हैं रेगुलेटर से, कंपनी नॉन कंप्लायंस कर रही है लॉज एंड रेगुलेशन का, लीगल एक्सपेंस के अंदर खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको हिंट आ रही है ये सारी बातें तो मैंने ऐसे नंबर 250 में पढ़ी थी। तो आप वहां पे डिफाइन कर लो कि कौन से कंसेप्ट की डिस्कशन यहाँ पे हो रही है। ये सारी चीजें आप तब करोगे जब आप केस स्टडी को पढ़ रहे हो। ठीक है, अब आपने केस स्टडी पढ़ ली, आप नीचे आ जाओ, अब आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करनी है। तो कुछ ये टिप्स है जो आप ध्यान में रखोगे, चीजों को ध्यान में रखोगे जब आप एमसीक्यू के आंसर अटेम्प्ट करो, ऑप्शन को चूज करें। सबसे पहले नीडलेस टू से बेटा आपको अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वहां पे जाकर कंसेप्ट कुछ और कह रहे हो और आप कुछ और अपना ही दिमाग लगा रहे हो, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, कंसेप्ट आपको आता है, कई बार आपको डायरेक्टली कंसेप्ट से आंसर मिल जाएगा, कई बार नहीं भी मिलेगा, बट आपको कंसेप्चुअल नॉलेज ही पहले यूज करनी है। मैम अगर ऐसा है, मान लो कि कंसेप्चुअल नॉलेज को मैं अप्लाई कर रहा हूं बट मुझे लग रहा है कि दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, फिर क्या? फिर आई वुड से देयर इज अ टेक्निक जिसको मैं कहती हूँ एलिमिनेशन मेथड, इसको यूज करो। ये एलिमिनेशन मेथड आप वहां पे भी यूज कर सकते हो जहां पे आपको तुक्के मारने हैं। इंस्टेड ऑफ ए बी सी डी बी से कोई भी ऑप्शन रेंडमली चूज करने की बजाय, जहां पे आपको आंसर नहीं आता है, आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करो। मतलब जो सबसे गलत ऑप्शन आपको लग रहा है, लेट्स से डी, उसको पहले कैंसिल कर दो। इसके बाद तीनों में से कौन सा गलत आपको लग रहा है, ए, इसको आप कैंसिल कर दो। फिर दोनों में से कौन सा गलत आपको लग रहा है, उसको कैंसिल कर दो। जो बच जाएगा वो आपका आंसर है। ये उस सिचुएशन में बहुत बेनिफिशियल होता है जहां पे या तो आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन में मान लो आपको कोई कंफ्यूजन है, तो इसमें से आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हो। या जहां पे आपको आंसर आता ही नहीं, आपको तुक्का मारना है, तो बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने की बजाय थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपने इतनी ऑडिट पढ़ी है, कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन पे आप पहुंचोगे। सो यूज द एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, तीसरी टिप यहाँ पे क्या है, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पे ना ऑडिट प्रोसीजर लिखे होते हैं, मतलब डायरेक्टली ऐसे वाले नहीं, बट उनकी इंप्लीकेशन लिखी होती है कि ऑडिटर जब कैश रिसीट की कलेक्शंस को चेक कर रहा था, उसने रिसीट को मंगवाया, उसको इंस्पेक्ट किया, और जो और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को जब अटेंड करने के लिए गया तो इन्वेंट्री की जो भी परपेचुअल रिकॉर्ड वगैरह थे उसको भी उसने साथ में चेक किया, टेस्ट काउंट भी परफॉर्म कर लिया। मतलब देयर इज लॉट्स ऑफ प्रोसीजर दैट हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो उस गिवन सिनेरियो में आपको नहीं पता लग रहा है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है, तो आपको हमेशा उस ऑप्शन को आपको चूज करना है जहां पे ऑडिटर को बेस्ट एविडेंसेस मिल रहे होंगे।
बेस्ट एविडेंसेस, हाँ, मतलब जहां पे सबसे अच्छा काम वो कर रहा होगा, चूज दैट ऑप्शन। कई बार आए हैं ऐसे क्वेश्चन जब मैंने क्लासेस रिकॉर्ड करी, मैंने बताया कि ये बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ऑडिटर को जब ये ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करेगा बेस्ट एविडेंसेस मिलेंगे। जैसे यार एक गिवन सिनेरियो में 2 प्रोसीजर लिखे हुए हैं, दूसरे ऑप्शन में 3 प्रोसीजर लिखे हुए हैं, तीनों ठीक है और इसमें दोनों भी ठीक है, बट तीनों प्रोसीजर परफॉर्म करेगा तो उसको ज्यादा कंफर्ट मिलेगा, तो बेटर ऑप्शन इज जहाँ पे 3 प्रोसीजर डिफाइंड है। ये उस सिचुएशन में आपको यूजफुल होगा जहां पे क्वेश्चन काफी बड़े बड़े प्रोसीजर लिख रहे हैं और ये प्रोसीजर डायरेक्टली आपको बुक से नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। इसके बाद कुछ ऐसी चीज जो आप डेफिनेटली नहीं करोगे बेटा, ये गलतियां बच्चे करते हैं बट आप नहीं करोगे। कौन कौन सी? बिना केस स्टडी को पढ़े डायरेक्टली एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना, बहुत सारे बच्चे करते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो लास्ट में आते हैं, 10 मिनट जिनके पास बचे, 15 मिनट जिनके पास बचे, कि फटाफट जो भी दिखाई दे रहा है मारो टिक्का, है ना। जब आप केस स्टडी के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पढ़ते हो इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, और जब आप उनको इंडिविजुअली एमसीक्यू पढ़ते हो इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। आर यू गेटिंग मी? सो आपको कभी भी बिना केस स्टडी पढ़े डायरेक्ट एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं करने हैं। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, जब आप क्वेश्चन पेपर खोलते हो ना एमसीक्यू और केस स्टडी वाला, वहां पे आप एक बार ना जो भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे गए उनके ऊपर नजर मार लो कि कौन से कंसेप्ट से पूछे गए हैं। इसको ऐसा बोलने का रीजन ये है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो कंसेप्ट आप छोड़ के गए हो वहीं पे पूरी केस स्टडी आई हुई है, तो उसको पढ़ के क्या फायदा है, फिर आप उसको बाद में देखना। अदरवाइज बिना केस स्टडी पढ़े डायरेक्ट एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं दैट इज सिर्फ राइट एमसीक्यू आपको नहीं पढ़ना है। बेटा राइट एमसीक्यू का मतलब क्या हुआ? कई बार सारे ही ऑप्शन आपको देखने में सही होते हैं वहां पे। मैं बताती हूँ, जैसे कि अभी मैंने बोला कि एक एमसीक्यू के अंदर 2 प्रोसीजर लिखे हुए हैं, उसके नीचे तीसरा प्रोसीजर भी लिखा हुआ है। मतलब ये कि पहला ऑप्शन के अंदर 2 प्रोसीजर लिखे हुए 501 वाले, और दूसरे ऑप्शन के अंदर 3 प्रोसीजर लिखे हुए 501 वाले, और वो कह रहा है बताओ राइट ऑप्शन क्या, और आप कह रहे हो वाओ ये दोनों प्रोसीजर हमने देखे थे 501 में, ये राइट ऑप्शन है, और बाकी आप पढ़ ही नहीं रहे हो। डोंट मेक दिस मिस्टेक, डोंट एवर मेक दिस मिस्टेक, रीड ऑल द ऑप्शंस इवन इफ इट इज इनकरेक्ट। आप वहां पे ऑप्शन नहीं पढ़ सकते हो जहां पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि कंपनीज एक्ट में डायरेक्ट प्रोविजन होती है ना, तो अगर प्रोविजन आपको दिखाई दे रही है तो वो आप टाइम कम है तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज आपको सिर्फ राइट ऑप्शन नहीं पढ़ना है, ओके। तीसरा, डू नॉट जनरलाइज द टर्म। इसका मतलब क्या है? जैसे कि इंडिपेंडेंस एक वर्ड होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस का मतलब आप अपने हिसाब से नहीं समझोगे कि इंडिपेंडेंस का मतलब ये है, आप ना उसको अंडरस्टैंड करो इन कंटेक्स्ट ऑफ योर केस स्टडी। जैसे कि मिस्टर ए एंगेजमेंट टीम का मेंबर है, उसका रिलेशनशिप है किसी तो आपके क्लाइंट के साथ या क्लाइंट की कोई रिलेटेड पार्टी के साथ, ऐसा कुछ। सो आपको जो भी गिवन सिनेरियो है ना उसके कंटेक्स्ट में इंडिपेंडेंस वर्ड को समझना है, एंड जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस वर्ड की सब्जेक्ट के अंदर, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स में हम इसको पढ़ते हैं, वहां से आपको देखना है कि भाई हमने क्या चीजें देखी थी, कौन कौन से वो एग्जाम्पल थे जहाँ पे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट होता है, तो आप उस अंडरस्टैंडिंग को केस स्टडी से रिलेट करोगे। तो किसी भी वर्ड को आप इंडिपेंडेंटली एनालाइज नहीं करोगे। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप पढ़ते वक्त केस स्टडी को और एमसीक्यू अटेम्प्ट करते वक्त अगर इनको यूज करते हो बेटा, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन केस स्टडी, अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनको कंसेप्ट आते हैं बट फिर भी मार्क्स नहीं ले पाते केस स्टडी में, क्योंकि वो इतनी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, और प्लीज क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो केस स्टडी के भी, और जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के क्वेश्चंस है वो भी अलोंग विद द कंसेप्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।